राज कर रहे थे तोमर लोग थे, जिसमें तोमर शासक का नाम दिया अनंगपाल। इसने 1130 से 1145 तक शासन किया है। दूसरे उसके बाद चौहान आए, उसके बाद चौहान लोग आए। चौहान जो है कि अजमेर में शासन कर रहे थे। अब इन्होंने क्या करा, चौहानों ने तोमर राजा को हरा करके, ये जो चौहान थे इन्होंने तोमर राजा अनंगपाल को हरा करके दिल्ली में शासन शुरू कर दिया। अब उसके बाद कौन आते हैं, चौहान के बाद तुर्की शासक आते हैं। अब ये देखिए तुर्की शासक कैसा है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ये क्या बोलते हैं, गोरी जो था, गोरी की जो हत्या है वो खोखरों ने कर दी 1206 में। उसके बाद गोरी का दास्ता कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है बच्चों, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो ये क्या था कि इसने जैसे गोरी की मृत्यु के बाद, क्योंकि गोरी का गुलाम था, इसलिए इसने क्या कर दिया, गुलाम वंश की स्थापना की। और गुलाम वंश का जो शासनकाल है वो 1206 से 1210 तक रहता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की खास बात यह है, सीपे सलार इसकी उपाधि थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण करा था, किंतु उसको जो पूरा करा था वो इल्तुतमिश जो इसका दामाद था इसने करा था। ठीक है, इसका बेटा जो है अयोग्य था, इसलिए जो नेक्स्ट शासक बनते हैं वो इल्तुतमिश बनते हैं। तो 1210 में इसकी जो ये लिखा इंपॉर्टेंट देश है चौबान खेल रहा था ये बार 1210 में इसकी चौबान खेलते हुए मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है। उसके बाद ये रजिया गद्दी पर बैठती है। रजिया कौन है, ये इल्तुतमिश की बेटी है, क्योंकि इसका बेटा जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है वो कौन था, अयोग्य था, इसलिए क्या है कि बेटी को गद्दी पर बैठा देते हैं। तो अब देखिए इसकी खास बात और भी रही है, खास बात बता दूं मैं आपको इसमें। ये इल्तुतमिश है, तो इल्तुतमिश ने क्या करा था कि एक तो इसने इक्तदारी प्रथा शुरू की थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इल्तुतमिश ने क्या किया था, एक इक्तदारी प्रथा शुरू की थी। इक्तदारी प्रथा का मतलब ये होता है, इसने इक्तदारी का प्रथा मतलब ये होता है, जो अधिकारी हैं, अधिकारी को नगद वेतन नहीं दिया जाएगा, बल्कि क्या कर दिया जाएगा, एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाएगा, कोई भूभाग दे दिया जाएगा, उससे जो टैक्स इकट्ठा होगा वो उस अधिकारी की सैलरी होगी या वेतन होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्तदारी प्रथा। दूसरा, इसने चालीसा गठन किया है। चालीसा गठन 40 सरदारों का ग्रुप बना दिया। ठीक है। तीसरा इसने इंपॉर्टेंट काम ये किया, जो ये कुतुब मीनार थी जो ऐबक ने शुरू किया था जिसका काम, उसने इसको कंप्लीट करा दिया। ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए उसके बाद आता है, ये जब रजिया गद्दी पर बैठती है तो रजिया क्या होता है कि रजिया को गद्दी पर बैठाना, ये जो चालीसा था, एक तो रजिया को गद्दी पर बैठाना इस्लाम में मतलब इस्लाम में महिला को शासन में जाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, मतलब इस्लाम जो तुर्की मुसलमान थे वे इसके खिलाफ़ थे कि महिला गद्दी पर बैठने के खिलाफ़ थे, और जो चालीसा था वो भी खिलाफ़ था। तो एक कैथल 1240 ईस्वी में कैथल नामक स्थान पर इसकी डाकू से हत्या करा दी जाती है। ठीक है। उसके बाद बलबन गद्दी पर बैठता है। अब जब बलबन गद्दी पर बैठा तो मंगोल आक्रमण भी हुए इसके समय में बलबन के। तो बलबन की खास बात यह है कि इसने रोह और रक्त की नीति अपनाई, खून का बदला खून। दूसरे क्या है कि इसने एक सीधा एंड पाबोस प्रथा चलाई थी। सीधा पाबोस प्रथा का मतलब ये है कि जैसे ही कोई राजा से मिलना आएगा वो अपनी पगड़ी नीचे उतारेगा, घुटनों को बल टेक कर नमस्कार करेगा उसको, और तब वो पगड़ी उसके सिर पर रखेगा। ठीक है। तीसरी बात क्या की बलबन ने, अब इसके बाद क्या होता है कि आ जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो फाउंडर है वो जलालुद्दीन खिलजी है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी कर देता है। ठीक है। उसके बाद आ गया आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो फाउंडर है वो गयासुद्दीन तुगलक है। ठीक है। तो खिलजी वंश का फाउंडर कौन है, फाउंडर का मतलब संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक आ गया। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहते हैं, MBT। अब देखिए जो MBT था, MBT आ गया। अब MBT के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए।
जो मोहम्मद बिन तुगलक है, अब पहले तो अब ये एक एक के बारे में देखेंगे, एक एक की खास बात क्या थी। देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी जो है, एक तो इसने ये जो इक़्तिदारी प्रथा थी ये समाप्त कर दी थी, नगद वेतन शुरू कर दिया था। और मंगोल के आक्रमण हो ही रहे हैं, मंगोल के आक्रमण जब हो रहे थे तो ये जो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हैं, इनकी सेना उनका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। तो इसने सेना की जो क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एक इन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, घोड़ा दागने की और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसने कहा कि भाई लोग क्या करते थे, जो खच्चर वगैरह होते थे, ये जो घटिया टाइप के घोड़े होते थे, बूढ़े घोड़े होते थे, उनको सेना में भेज देते थे, अच्छे अच्छे घोड़े को अपने कामों में लेते थे। ठीक उसी प्रकार से जो बूढ़े व्यक्ति होते थे, जो कमज़ोर लोग होते थे, उनको सेना में भेज देते थे और अपना आप नहीं जाते थे। जो सेना में भर्ती हुआ वो सैनिक ना जा करके अपने पिता को या बड़े भाई को या बूढ़े व्यक्ति को किसी को भेज देता था। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सेना की क्वालिटी गिर रही थी। इसने कहा नहीं, सैनिकों का हुलिया दागा जाएगा, अर्थात एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा और घोड़े को दागा जाएगा, घोड़ों पे एक मोहर लगा दी जाएगी सरकारी कि यही घोड़ा उसमें जाएगा सेना में। तो इससे क्या हुआ कि सेना की क्वालिटी बढ़ गई। दूसरा क्या है कि इसने क्या किया कि बाजार व्यवस्था के नाम से भी प्रसिद्ध होता है। इसकी जो बाजार व्यवस्था है बहुत ही अच्छी रही इसके समय। बाजार व्यवस्था ये क्या करता था, जो भी मांस मतलब जो कम तोलता था व्यक्ति, उतना ही उसके शरीर से मांस निकाल लिया जाता था। इस तरह की बाजार व्यवस्था रही है इसकी। अब बात करते हैं एमबीटी के बारे में, थोड़ा देख लीजिए ये एमबीटी के बारे में। जो एमबीटी था, एमबीटी के दरबार में एक वो आया था, क्या बोलते हैं इसको, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता। तो इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखी। दूसरा इसने क्या है कि 5 योजना चलाई थी और 5 फेल हो गई। सबसे पहले इसने दोआब में करवर्दी की। अब ये दोआब क्या होता है, दोआब का तात्पर्य होता है जो दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसको हम दोआब कहते हैं, क्योंकि वहाँ कृषि कार्य बहुत अच्छा होता है, इसलिए वहाँ इसने टैक्स डबल कर दिया। तो साला काल पड़ गया, लोगों के पास फसल नहीं, तो लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया। अब दूसरी इसने योजना क्या चलाई, राजधानी परिवर्तन कर दिया, दिल्ली से दौलताबाद ले गया। अब और जब दिल्ली से दौलताबाद इसने राजधानी कर दी तो लोगों ने वहाँ ऑब्जेक्शन कर दिया, दिल्ली वाले लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया, फिर पूरे दिल्ली लिया, तो वहाँ बहुत सारा पैसा खर्च हुआ इसका। फिर इसने मुद्रा भी चेंज की। अब इसने क्या किया कि चांदी के सिक्के बंद करके तांबे के सिक्के चला दिए, लोगों ने घरों में छापने शुरू कर दिए तांबे के सिक्के। ये योजना फेल हो गई। फिर इसने क्या किया कि सेना को अग्रिम वेतन दे करके 2 साल का अग्रिम वेतन देने की एक सेना गठित की खुरासान अभियान के लिए। अब वो जो जिस राजा के साथ इसने, तमला सरीन नाम का कोई राजा था, उसके साथ इसने मिलकर जो योजना बनाई थी वो सेनापति के पद से उतर गया, तो ये योजना फेल हो गई। फिर इसने उस सेना का यूज कराचिल पर करा। कराचिल की सेना ऊपर चीन में ऊपर पहाड़ियों पे थी और उसने बड़े बड़े पत्थर फेंक दिए, तो इसकी सेना वहाँ दब कर मर गई। तो इसको बर्नी कहता है कि बर्नी इसके दरबार में एक विद्वान था, वो कहता है कि ये जो मतलब इसकी मृत्यु पर कहता है कि इसको पागल बादशाह और रक्त का प्यासा कहता है। बर्नी क्या कहता है इसको, पागल बादशाह और रक्त का प्यासा। और जब ये मरता है तो एक स्टेटमेंट लिखता है बर्नी कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट वंश की बात करते हैं। ये सैयद वंश है। अब देखिए कि सैयद वंश का जो फाउंडर है, संस्थापक, वो खिजर खां है। फिर लोधी वंश का बहलोल लोधी हो गया। और अब देखिए इसके बाद दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी। अब देखिए सवाल ये है कि दिल्ली के जो सुल्तान थे इनके बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो जानकारी कहाँ से मिलती है, अभिलेखों से मिलती है, सिक्कों से मिलती है, स्थापत्य कला भवन निर्माण से मिलती है। जो दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने जो भवन निर्माण किया उनसे हमें जानकारी मिलती है। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मगर और भी महत्वपूर्ण थे इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन, जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे।
अर्थात त्वारिख जो है, त्वारिख से भी जानकारी मिलती है। त्वारिख जो है, ये देखिए लिखा, त्वारिख के लेखक जो होते थे, त्वारिख एक किताब का नाम है एक तरह से। तो त्वारिख के जो लेखक होते थे वे सचिव, प्रशासक, कवि होते थे। तो त्वारिख से हमें दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। जो ये लोग होते थे विद्वान, ये इनके राजाओं के बारे में लिखते थे, और क्या है कि राजा को कभी कभी सलाह भी देते थे। ठीक है, और अब ये है कि ये कहाँ रहते थे त्वारिख, तो इसमें लिखा कि ज़्यादातर त्वारिख जो कहाँ रहते थे, वे गांव में कम रहना पसंद करते थे, शहरों में रहते थे, और ये राजा की प्रशंसा में लिखते थे, और राजा इनको क्या है बहुत सारा इनाम देता था। और दूसरा क्या है कि ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार, लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की भी सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं थे। अब देखिए ये देख लीजिए आप, ये जो एक के बारे में दिया गया है यहाँ, ये अलाउद्दीन खिलजी ने, मतलब ये अलाउद्दीन खिलजी यहाँ दिल्ली में बैठा है, किंतु इसने अभियान कहाँ कहाँ किया, गुजरात अभियान किया है। अब इसको देख लीजिए, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ये लिखा है इसमें, देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान, कहाँ कहाँ उसने अभियान किए। अभियान का तात्पर्य अटैक किस किस राज्य पर किया है, जैसे देवगिरी पर किया है, दूसरा आपका ये गुजरात में किया है, चित्तौड़ में किया है, रणथंभौर में किया है। ये सारे इसके अभियान के बारे में है जानकारी। दूसरा मस्जिद के बारे में कि किस तरह के जो है वो करते थे, अल्लाह की आराधना सजदा से करते थे। सजदा का तात्पर्य इसमें लिखा है घुटने तथा माथा टेक कर करते थे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब देखें नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के, अब इसमें लिखा है कि ये जो बरनी था, ये लिखा मैंने पहले ही बता दिया है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो बरनी है, बरनी किसके दरबार में रहते थे, एमबीटी के, मोहम्मद बिन तुगलक के। और दूसरा क्या बताया मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, इसके दरबार में मोरक्को का, अफ्रीका में एक जगह मोरक्को, तो वहाँ का एक विद्वान आता इब्न बतूता, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, रहेला। ये दो इम्पोर्टेंट बात होगी इसमें। नेक्स्ट देख लीजिए, इख्तियारी प्रथा की बात करते हैं। जो इख्तियारी प्रथा है, ये पहले ही बता चुका है मैंने, इख्तियारी प्रथा किसने चलाई थी, इल्तुतमिश ने, किंतु समाप्त किसने की थी, एके ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा क्या है कि ये कर के बारे में लिखा है कि इस काल में कौन कौन से कर लगे। कृषि पर खिराज कर लगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृषि पर जो लगता था वो खिराज कहा जाता था। जो टैक्स लगाते थे कृषि पर उसको खिराज कहा जाता था, और ये जितनी भी फसल हुई है किसान के पास उसको 50% लिया जाता था। दूसरा मवेशियों का घरों पर आज भी लगता है हाउस टैक्स वगैरह, तो ये टैक्स थे सरकार के, आमदनी कहाँ से होती थी, इन टैक्सों से होती थी। दूसरा क्या है कि सरदार और उनकी जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है। ये देखिए, अफ्रीकी देश मोरक्को के 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी, देखिए इसका मतलब ये है कि जो इब्न बतूता ने जो पुस्तक लिखी रहेला में, उसमें जो एमबीटी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, उसके शासनकाल के बारे में सारी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, ये हमने बताया कि इसमें क्या होगा, जो ये थे चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 से उत्तर पूर्वी ईरान में एक जगह है, इसमें जगह का नाम दिया ट्रांस ऑक्सेरियाना, आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया, और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक के शासकों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी है, वो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, दिल्ली पर 2 बार हमले हुए थे, और इनका सामना करने के लिए एक ने क्या है कि विशाल स्थानीय सेना खड़ी की। तो स्थानीय सेना भी क्या ऐसी कि घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की, और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। दूसरा इसमें लिखा, सैनिकों का पेट भरने के लिए क्या है कि जो किसान होते थे उन पर 50% टैक्स लिया इसने। ठीक है, अब ये एमबीटी के बारे में देखिए क्या लिखा है। एमबीटी की जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसके शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मुगल तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सेरियाना पर आक्रमण की योजना बना ली, और एक स्थायी सेना तैयार करना उसका
आक्रामक कदम था। दूसरा देखिए, सैनिकों को वेतन नहीं दिया गया, ये पहले ही बता दिया हमने। सैनिकों को वेतन के बदले नगर मतलब वेतन देना शुरू कर दिया। पहले क्या था कि इक्तदारी प्रथा थी, भूखंड दिया जाता था कोई, अब इसने नगद वेतन शुरू कर दिया। फिर दूसरा क्या है कि एमबीटी के बारे में बताया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम असफल थे। मतलब जितने भी इसने योजना बनाई हुई सब असफल हो गई, इसलिए बर्नी क्या कहता है इसको, पागल बादशाह रक्त का प्यासा। अब ये शेरशाह सूरी के बारे में मुगल साम्राज्य में पढ़ेंगे, हालांकि इसमें थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है देख लीजिए। ये शेरशाह ने जो है कई बार अटैक किए इस पर, हुमायूं पर, किंतु ये लिखा कि इसमें, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरह को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। सम्राट अकबर ने मुगल साम्राज्य को समलेखित किया, जो उसके अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। देखिए इसके बारे में जो डिटेल है वो अभी मुगल साम्राज्य नेक्स्ट चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। आज की वीडियो इतना ही बस। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।